हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, अपने बीसीसीएलई के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग वेक्टर को पढ़ रहे हैं और आज हम लोग एक बहुत ही छोटा टॉपिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है इक्वल एंड इक्विवेलेंट वेक्टर। हम कब ये बोलेंगे कि ये दो वेक्टर, तीन वेक्टर या ये गिवन वेक्टर इक्वल है, या ये जो गिवन वेक्टर हैं, ये जो दो वेक्टर हैं, ये इक्विवेलेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। और आगे जब हम फोर्सेस पढ़ेंगे, फ्रिक्शन पढ़ेंगे, तो वहां पे इसका काफी ज्यादा यूज होने वाला है। क्योंकि अगर दो इक्वल वेक्टर होंगे हमारे पास, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो हम सीधा उसे कैंसिल कर देंगे जब रिजोल्यूशन हम करेंगे। तो उसका यूज हम लोग आगे करने वाले हैं, लेकिन हमें पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इक्वल वेक्टर किसे बोलेंगे, इक्विवेलेंट वेक्टर किसे बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग इक्वल वेक्टर की। ठीक है, इक्वल वेक्टर, ये दोनों टर्म स्टूडेंट अलग अलग है। आपको ऐसा नहीं समझना है कि इक्वल एंड इक्विवेलेंट दोनों एक ही है, नहीं। इक्वल वेक्टर अलग टर्म है, इक्विवेलेंट अलग टर्म। हम दो वेक्टर को तभी इक्वल बोल सकते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड, यानी उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन दोनों समान। जैसे अगर हम कोई एक वेक्टर क्वांटिटी जैसे फोर्स को लेते हैं, अगर मान लिया जाए आप 10 न्यूटन का फोर्स एक डायरेक्शन में लगाते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति 10 न्यूटन का फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाता है, तो हम बोलेंगे यह दोनों फोर्स इक्वल है। आई बात समझ में? यानी कि वैसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समान हो, उसे हम इक्वल वेक्टर बोले। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लिया जाए, अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास क्या है, तो एक बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी पे मान लिया जाए मैं इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और इसी डायरेक्शन में मैं यहां पे अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, मतलब एक यहां एक यहां, तो मैं बोलूंगा कि ये दोनों फोर्स क्या है, आपस में इक्वल। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोग समझ गए। एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल वेक्टर में। ये नोट्स का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, शुड बी इक्वल। जैसे मान लिया जाए, हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक वेक्टर ए, हमारे पास एक वेक्टर ए। ठीक है, ए वेक्टर, ए वेक्टर। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम मान लेते हैं इसको ए, यानी कि ए पॉइंट पे ये वेक्टर जो है एक्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरा वेक्टर हम लोग ले लेते हैं बी, एक दूसरा वेक्टर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास एक दूसरा वेक्टर, और ये है हमारा बी वेक्टर। बी वेक्टर, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग है, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लेट से हम बोल देते हैं बी। तो यहां पे ये जो दोनों वेक्टर हैं, आप देख सकते हैं इनका डायरेक्शन सेम। डायरेक्शन कैसे हम लोग पता करते हैं भाई? तो ये कल मैंने यानी कि अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। तो स्टूडेंट, डायरेक्शन हम पता करते हैं यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर यानी कि एन कैप। तो इसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ये इस डायरेक्शन में है और ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी सेम डायरेक्शन है। अगर आप मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड हम कैसे पता करते हैं वेक्टर का? तो वेक्टर के इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया था कि जो वेक्टर का लेंथ होता है स्टूडेंट, इस वेक्टर का जो लेंथ होगा वह बताएगा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। तो हम बोलेंगे कि यहां पे स्टूडेंट इस केस में वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या है स्टूडेंट, दोनों बराबर है, दोनों इक्वल। हम क्या बोलेंगे, जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है, ये दोनों इक्वल वेक्टर है। तो इक्वल वेक्टर समझ में आया? एक पॉइंट मैं और लिख दे रहा हूं ताकि आपको बाद में जब भी आप नोट्स पढ़े तो आपको याद रहे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में बी डिफरेंट। ओके, सो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन
मे बी डिफरेंट। ना, ये था आपका स्टूडेंट इक्वल वेक्टर। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट वेक्टर की, कि हम कब बोलेंगे कि ये दो गिवन वेक्टर इक्विवेलेंट है। ठीक है, चलिए तो टॉपिक देते हैं इक्विवेलेंट वेक्टर। इक्विवेलेंट वेक्टर, देखिए जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, साथ में उस वेक्टर के द्वारा जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा हो वो इफेक्ट भी सेम हो, तब हम बोलेंगे कि वो दोनों वेक्टर इक्विवेलेंट वेक्टर है। ध्यान से समझना है क्या मैंने बोला। मैंने बोला कि जब वेक्टर दो वेक्टर हो, तीन वेक्टर हो, चार वेक्टर हो, जितने भी वेक्टर हैं, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, साथ में डायरेक्शन भी सेम हो, और उनके द्वारा जो इफेक्ट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी वेक्टर ले लीजिए, जैसे फोर्स ले लेते हैं। अगर हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी के मोशन में कुछ चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मोशन में चेंज नहीं होगा तो चेंज होने की टेंडेंसी आएगी उसमें, है ना, मतलब कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। तो वेक्टर के द्वारा जो इफेक्ट हो रहा हो वह बिल्कुल सेम हो, तब हम बोलेंगे कि वह दोनों वेक्टर क्या है, इक्विवेलेंट वेक्टर है। डायग्राम के माध्यम से और अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। देखिए सीधा हम लोग पहले एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद मैं पॉइंट्स लिखूंगा। तो इक्विवेलेंट वेक्टर को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक सिंपल सा हम लोग स्टूडेंट बीम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक बीम ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ओके। हाँ, हम लोग इस पे क्या करेंगे, एक वेक्टर लगाएंगे, एक वेक्टर लगाएंगे यहाँ पे। ये वेक्टर, इसको हम बोल देते हैं P1। P1 हमने बोल दिया, ठीक है। नाउ जब स्टूडेंट यहां पे मान लिया जाए ये वेक्टर एक फोर्स है, तो जब हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं स्टूडेंट, तो ये क्या होगा, ये जो मेरा बीम है इसमें मोशन आएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा क्या हो सकता है स्टूडेंट, डिफ्लेक्ट हो सकता है। डिफ्लेक्शन के बारे में आप लोग सॉम में अच्छे से पढ़े होंगे, है ना। और अगर आप मैकेनिकल के नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है। मान लिया जाए, मान लीजिए ना कि जैसे ये ऐसे है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और अगर हम इस पे स्टूडेंट इस प्रकार से यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये इस प्रकार से क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, होगा ना, ये ऐसे, ठीक है। और इस पे एकदम, इसके एकदम टिप पे, एकदम लास्ट में हम जब यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये कुछ क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो चलिए हमने यहाँ पे इस प्रकार से लगाया, तो हम मान लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसा हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया, डिफ्लेक्ट होकर के, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। इसको मैं डॉटेड कर देता हूं, ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ है भाई, मान लिया जाए del1, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये भाई del1 डिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है, del1। अब सेम एग्जांपल हम लेते हैं, सेम मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंट लेंगे हम एग्जांपल से, आप लोग समझिए। देखिए एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V। यहां पे हम लोग क्या करेंगे भाई, तो इसको यहां से हटा करके हम लोग इसको मान लिया जाए कुछ यहां पे लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से आप समझिएगा, मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं, इसको हम लोग T2 बोल देते हैं, T2, ठीक है, T2। देखिए सेम यहाँ पे मैंने बीम ले लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर को इसके लास्ट से हटा करके थोड़ा सा पहले, है ना, थोड़ा सा पहले लगा रहे हैं। तब अब फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ऐसे है। अगर हम यहां पे स्टूडेंट मान लिया जाए जैसे कुछ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे आप रख दीजिए,
कुछ ईटा वगैरह रख दीजिए, ऐसे एक पटरा रख दीजिए और सबसे लास्ट में आप खड़े हो जाइए। तो स्टूडेंट इस पे क्या होगा, कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, है ना। अब मान लिया जाए आप बीच में बैठ जाइए या आप थोड़ा सा इधर उधर बैठ जाइए, तो ये क्या होगा, फिर भी कुछ डिफ्लेक्ट होगा, होगा ना डिफ्लेक्ट। लेकिन क्या ये डिफ्लेक्शन जो होगा स्टूडेंट ये सेम होगा? नहीं, सेम नहीं होगा। फिर से समझिएगा मेरी बात को कि स्टूडेंट ऐसे मान लिया जाए कुछ है, ठीक है। आप यहां पे अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे तो कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। अगर आप थोड़ा सा पहले 10 न्यूटन का फोर्स लगाइएगा तो डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन कम डिफ्लेक्ट होगा। आप अगर एकदम आगे में 10 न्यूटन का लगाइएगा तो एकदम थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा। देखिए अगर हम यहां पे लगा रहे स्टूडेंट तो ये कुछ इस प्रकार से डिफ्लेक्ट होगा। एक मिनट, ये ठीक है। हम मान लेते हैं स्टूडेंट कि इसका डिफ्लेक्शन जो है ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, ये कुछ ऐसा क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। तो यहां पे स्टूडेंट आप देखिएगा कि जो डिफ्लेक्शन हुआ है वो कम हुआ है। जो डिफ्लेक्शन हुआ है डेल टू, जो डेल वन है ये बड़ा है एज कंपेयर्ड टू डेल टू। आप ऐसा देख सकते हैं, जो डेल वन है वो बड़ा है एज कंपेयर्ड टू डेल टू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो वेक्टर वन के द्वारा इफेक्ट हुआ है वह वेक्टर टू के द्वारा हुए गए इफेक्ट के समान नहीं है। तो हम बोलेंगे कि ये जो वेक्टर वन और वेक्टर टू यानी जो P1 और जो P2 है ये दोनों इक्विवेलेंट वेक्टर नहीं। फिर से ध्यान से समझना, ये एग्जांपल में थोड़ा सा समय लग गया, फिर से मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए इक्विवेलेंट वेक्टर हम कब बोलेंगे, इक्विवेलेंट वेक्टर हम कब बोलेंगे, सबसे पहला कंडीशन क्या है कि इक्वल होना चाहिए। इक्विवेलेंट वेक्टर होने का सबसे पहला कंडीशन है कि वेक्टर हमारा इक्वल होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारे पास वेक्टर P1 है और जो हमारे पास वेक्टर P2 है दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन समान। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि जो इफेक्ट होगा ना उस वेक्टर के द्वारा जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जो इफेक्ट जनरेट हो रहा है वो बिल्कुल समान होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो वेक्टर P1 के द्वारा जो इफेक्ट हो रहा है तो डिफ्लेक्ट हो रहा है भाई, तो कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, डेल वन। और वेक्टर P2 के द्वारा जो इफेक्ट हो रहा है तो डिफ्लेक्ट हो रहा है कितना, तो डेल टू। तो ये दोनों आपस में समान नहीं, डेल वन बड़ा है एज कंपेयर टू डेल टू, तो हम बोलेंगे ये दोनों इक्विवेलेंट वेक्टर नहीं। लेकिन क्या ये दोनों इक्वल है, सोचिए थोड़ा सा, क्या वेक्टर P1 और वेक्टर P2 इक्वल है? देखिए इक्वल होने का कंडीशन क्या है, इक्वल होने का कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। क्या P1 और P2 का मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ मैग्नीट्यूड सेम है। क्या सेम डायरेक्शन में लग रहा है? बिल्कुल सेम डायरेक्शन में लग रहा है। तो P1 और P2 इक्वल वेक्टर हैं लेकिन इक्विवेलेंट नहीं। इक्विवेलेंट होने का कंडीशन है कि जो इफेक्ट हो रहा है उस वेक्टर के द्वारा वह समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां पे एक पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं कि स्टूडेंट यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो वेक्टर P1 है और P2, ठीक है, हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि P1 एंड P2 आर इक्वल वेक्टर, P1 and P2 are equal vector but not equivalent because जो डिफ्लेक्शन हो रहा है P1 के द्वारा वो अधिक है एज कंपेयर टू जो P2 के द्वारा डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इक्विवेलेंट वेक्टर का क्या क्राइटेरिया है भाई, मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लिख दे रहा हूं इसके बारे में, एग्जांपल मैंने पहले आपको समझा दिया। सबसे पहला क्राइटेरिया कि इक्वल होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो वेक्टर के द्वारा इफेक्ट हो रहा है वह सेम होना चाहिए, ठीक है। सो प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ इफेक्ट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट समझ में आ गया भाई। इक्विवेलेंट वेक्टर क्या, कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम यानी इक्वल वेक्टर होना चाहिए,
साथ में जो अमाउंट ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि P1 और P2 इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्वल तो है लेकिन जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम नहीं। तो ये था स्टूडेंट आपका इक्वल एंड इक्विवेलेंट वेक्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं स्टूडेंट, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल ईडूलॉजी पे बीसीसीएली 2023 का कंप्लीट बैच चल रहा है, जिसमें स्टूडेंट आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड टेक्निकल इंग्लिश इन तीनों विषयों की तैयारी कराई जा रही है। साथ में आपको एमसीक्यू सॉल्व कराए जा रहे हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल हैं उन सभी को सॉल्व कराया जा रहा है। इस सभी के लिए प्लेलिस्ट बनाया जा चुका है, इसमें वीडियो अपलोड की जा रही है और हो सके जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं 13 अप्रैल 2023 को, आज ये तारीख है, आप हो सके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या अगले साल बीसीसीएली 2024 की प्रिपरेशन के लिए देख रहे हैं, तो स्टूडेंट आपको सारे प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आप अगर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएं या अगर आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो मैंने स्टूडेंट यहाँ पे टारगेट बीसीसीएली 2023 का एक सेक्शन बना रखा है। आपको जितने भी प्लेलिस्ट होंगे बीसीसीएली से रिलेटेड सभी यहाँ पे मिलेंगे। अभी आपको केवल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक फुल कोर्स दिख रहा होगा और एक मैथमेटिक्स का आपको प्रैक्टिस सेट दिख रहा होगा। सिद्धांत सर ने 2-3 प्रैक्टिस सेट लिए थे। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे अगर आप व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपको सारे वीडियोज सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इन सभी को आप स्टूडेंट सीक्वेंस में देखें, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस में देखिएगा तो समझ में आएगा। और यहीं पे स्टूडेंट यानी कि जो सेक्शन अभी मैंने दिखाया बीसीसीएली 2023 का, या अगर वो सेक्शन अवेलेबल ना हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहां पे आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, मैथमेटिक्स का, टेक्निकल इंग्लिश का, पीवाईक्यूज का, आरएस कुर्मी का, सभी का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप सारे वीडियोज को देखिए, प्रिपरेशन कीजिए और एक अच्छा रैंक लाके अपने मनपसंद ब्रांच में एडमिशन लीजिए। तो स्टूडेंट अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो नीचे एक बार कमेंट जरूर करें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगले वीडियो में स्टूडेंट अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेक्टर पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन किस प्रकार से परफॉर्म कर सकते हैं जब हमें वेक्टर को सॉल्व करना होगा, जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में भी हम देखेंगे 2 तरीके के, एक डॉट प्रोडक्ट, दूसरा हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्या स्केलर वेक्टर होता है वो हम लोग समझेंगे स्टूडेंट अपने अगले वीडियो में। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।